रिसेंटली गुरुग्राम में 25 साल की राधिका यादव की हत्या कर दी गई। टेनिस प्लेयर थी, बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर थी और इनके फादर ने यहाँ पर इनकी हत्या कर दी। बस इतना ही सुनने की देर थी। इसके बाद गोदी मीडिया और आईटी सेल वाले आ गए। इनको समझ में आ गया कि इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती गुरुग्राम के फ्लड्स को छुपाने के लिए। गुरुग्राम के फ्लड्स के बाद मिडिल क्लास से लेकर अमीर लोग तक यहाँ पर सिस्टम से सवाल पूछने का काम कर रहे थे एंड उसके ऊपर पर्दा डालने का ये बेस्ट तरीका था। इसको लेकर के लोग इस तरीके से सामने आए कि भैया ये तो लव जिहाद का मैटर है और लव जिहाद के बारे में जब हम बात करेंगे तो गुरुग्राम फ्लड्स के बारे में कोई उसके बाद बात ही नहीं करेगा। इनके मंसूबों में पूरी तरीके से पानी फिर गया। गुरुग्राम फ्लड्स के बारे में अभी भी बात हो रही है एंड इनकी लव जिहाद वाले एंगल को भी पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया यहाँ पर राधिका यादव की बेस्ट फ्रेंड ने। कैसे एक्सपोज किया अभी आगे चल के आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा दिखाना चाहता हूँ कि न्यूज की कवरेज किस तरीके से करी जाती है। एक टेनिस प्लेयर, इतनी बड़ी टेनिस प्लेयर, इतना अच्छा खेलने वाली, 25 साल की उम्र में जो एकेडमी चला रही थी उसको उसके फादर ने मार दिया है। उसके पीछे लॉजिकल बातें नहीं करी जा रही हैं कि भैया क्यों मार दिया, क्या इसका कॉज हो सकता है। इसके पीछे लव जिहाद का एंगल अब बताया जा रहा है एंड आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। रजत शर्मा ने एक पूरा शो बनाया प्राइम टाइम के ऊपर और ये कह रहे हैं कि राधिका की हत्या का सच क्या है। और नीचे एक फोटो दिखाई दे रही होगी राधिका एंड दूसरी तरफ इनाम उल हक। बस यहाँ पर लव जिहाद घुसेड़ दिया गया है बिना सोचे बिना समझे। ये बंदा खुद यहाँ पर कह रहा है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसको ठीक तरीके से जानता भी नहीं था। लेकिन नहीं, ये न्यूज वाले सब कुछ अच्छे तरीके से जानते हैं। ये सबके फोनों के अंदर घुसे हुए हैं भाई साहब। एक और दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। राधिका की मौत पर शख्स का चौंकाने वाला खुलासा। इस कॉल में छिपा है गहरा राज। कुछ भी नहीं छिपा हुआ कहीं पर। मैंने इस बंदे की खुद वीडियो यहाँ पर देखी है, लेकिन नहीं, लोगों को डाइवर्ट भी तो करना है भैया। गुरुग्राम फ्लड्स के बारे में बात ना करने का कितना अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिला है हमारे को, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। हम सब कुछ कवर अप कर देंगे मोदी जी के लिए। एक और दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। टेनिस प्लेयर राधिका संग रिश्ते पर इनामुल का बड़ा दावा। कोई दावा अगेन नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज नेशन का ये थंबनेल है। राधिका ने मुस्लिम दोस्त के साथ बनाई थी वीडियो, पिता को नहीं बर्दाश्त हुआ और मार दी गोली। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर डाला गया, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क सिर्फ सेफ्टी का क्वेश्चन मार्क है। एक्चुअली में ये नैरेटिव सेट ही यही करना चाहते हैं कि पिता ने इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो लव जिहाद का शिकार हो चुकी थी, क्योंकि वो किसी मुसलमान के साथ वीडियोस बना रही थी, टिकटॉक रील्स बना रही थी। इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं है। गोदी मीडिया के अलावा जो बीजेपी आईटी सेल ने यहाँ पर किया है ना, वो आपके इमेजिनेशन से पूरी तरीके से परे। आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर कृष्णा नाम का अकाउंट है। इसने दीपक यादव, जो कि राधिका के फादर, उनकी फोटो डाल के लिखा हुआ है शैड दीपक यादव, बुल्ले से शादी करके वैसे ही मरने वाली थी, पहले ही मार दिया तो क्या गलत किया। मतलब कितनी घटिया इन लोगों की सोच है अपने आप में, ये चीज यहाँ पर दिखा रही है। शैड दीपक यादव लिखा जा रहा है। दीपक यादव को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिस आदमी ने अपनी यंग बेटी को 5 गोलियां मारने का काम किया। एफआईआर में 3 बताया जा रहा है, पोस्टमार्टम में 5 बताया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये कि गोली मारने का काम किया जिस आदमी ने अपनी बेटी को, उसको सेलिब्रेट करने का काम कर रहे हैं आईटी सेल वाले। इनफैक्ट एक और आपको दिखाना चाहता हूं। कोमल यादव ये लिख रही है, ईश्वर ऐसे पिता हर किसी बेटी को दे। अरे ईश्वर अगर ऐसा पिता हर बेटी को देगा तो तुम्हारे पिता तुम्हारे को आखिरकार ट्विटर कैसे चलाने देंगे। देखो ये 2 ट्वीट्स यहाँ पर करे गए, लेकिन इसके अलावा न्यूमरस ट्वीट्स आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगे जो दीपक यादव को या तो बचाने का काम कर रहे हैं या फिर सेलिब्रेट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से लव जिहाद का पूरा एंगल है। और जब लव जिहाद की जहां पर बात आ जाए तो भैया ये सब कुछ भूल जाते हैं। कोई बड़े से बड़ा क्राइम करके सामने आ जाए, ये उसको भी सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लॉजिक क्या कहता है, ये चीज पूरी तरीके से गलत है। राधिका यादव के साथ जो हुआ वो पूरी तरीके से गलत है। अभी दीपक यादव ने यहाँ किया, लेकिन इससे पहले और भी कई केसेस ऐसे सामने आ चुके हैं। इस केस में लेकिन ये वीडियो सामने आई है जो कि राधिका यादव की बेस्ट फ्रेंड की वीडियो है एंड 2 पार्ट्स में राधिका यादव की बेस्ट फ्रेंड बता रही है कि राधिका यादव को आखिरकार किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। वो घर से भागना चाहती थी, उनके दिमाग में इतना प्रेशर बनाया हुआ था। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो बहुत ज्यादा काइंड सोल थी। वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं।
तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास कोई, किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी, बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी, तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। 50 मीटर इतना है कि आप घर से उसकी एकेडमी देख सकते हो, जहाँ पे उसने कोचिंग स्टार्ट करी थी। एज अ कोच वो बहुत अच्छी थी, उसके सारे स्टूडेंट्स को वो पसंद थी। तो ये पार्ट 1 है राधिका यादव की बेस्ट फ्रेंड की वीडियो का, जहां पर वो बता रही हैं कि उनके पेरेंट्स कितने ज्यादा कंट्रोलिंग थे। अब यहाँ पर बात बार बार आ रही है राधिका यादव के फादर की, लेकिन मेरे हिसाब से उनकी मदर का भी इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जिस टाइम पर राधिका यादव को उनके फादर ने मारा, उस टाइम पर उनकी मदर भी उनके घर के अंदर ही थी एंड दूसरे कमरे में थी। जब मदर से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि कुकर फट गया है, कुकर फटने की आवाज है, और क्योंकि मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी इसलिए मैं निकलकर बाहर नहीं गई। उसके आगे उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी पुलिस को नहीं दिया। दिस क्लियरली शोज कि मदर का भी यहाँ पर कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर है। इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि ये एकदम से रेज में यहाँ पर हुआ, ये राधिका यादव के फादर ने एकदम से गोलियां यहाँ चला दी, रेज में आर्ग्यूमेंट उनका हुआ। लेकिन कुछ जगहों पर यह भी बताया जा रहा है कि ये प्री प्लान पूरी की पूरी साजिश यहाँ पर करी गई थी। 3 दिन पहले से यहाँ पर उनकी खुद बेस्ट फ्रेंड बता रही है कि पहले से प्लानिंग इसकी चल रही थी। उनके भाई को भेजा गया था पहले ही कुछ सामान लेने के लिए, उसके बाद पूरा सेटअप बनाया गया था एंड इसके बाद ही यहाँ पर गोलियां चलाने का काम किया था राधिका के फादर ने। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल आता है, होता है कि राधिका यादव बाय ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation एंड वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे, इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन और उनका जो फ्रेजाइल ईगो है, जो मीडिया में चल रहा है कि ये रीले बनाती है या वो लव जिहाद का। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं, 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। अपना अकाउंट उसने प्राइवेट करा हुआ था, लास्ट रील उसने डाली थी 23 मार्च 2024। मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा शरीफ थी, बट पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब वो इंसान को दिख रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट वही है, बात किससे करें। मुझे बस एक चीज समझ में नहीं आती है कि कब तक
तो इसमें दो चीजों की यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ। पहली चीज लव जिहाद वाला एंगल। भैया लव जिहाद का कोई भी एंगल यहाँ पर नहीं है, और जो भी बात यहाँ पर उनकी बेस्ट फ्रेंड ने बताई है मुझे ये पूरी तरीके से लॉजिकल लग रही है। अगर कहीं पर भी लव जिहाद का कोई भी एंगल होता तो उसके कोई ना कोई प्रूफ जरूर होते। राधिका की जो अकेडमी थी वो उनके घर से 50 मीटर दूर थी, और उनको फिर भी एक टाइम सेट पे आना होता था, जाना होता था। उनके घर से अकेडमी दिखती थी। अगर वो सिर्फ अकेडमी से घर, घर से अकेडमी कर रही थी और उनके घर से अकेडमी दिख रही थी, तो आखिरकार ये लव जिहाद का एंगल बीच में कहां से निकल करके आ गया? लव जिहाद तभी कहीं पर हो सकता है जब किसी के पास कोई फ्रीडम हो। प्यार का एंगल तभी कहीं पर हो सकता है जब कोई किसी से मिल रहा हो, किसी के पास टाइम हो किसी से मिलने का, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हो कोई बंदा, तभी तो प्यार होगा ना, तभी तो कोई अफेयर चलेगा। लेकिन नहीं भैया, ये अपने घर से अकेडमी जा रही थी, अकेडमी से घर आ रही थी, एक सेट टाइम पर सारा काम कर रही थी। घर वाले स्ट्रिक्ट थे, किसी से बात नहीं करने देते थे। उनकी बेस्ट फ्रेंड जो कि एक लड़की है, उसका भी फोन आता था तो ये चेक करते थे कि भैया किसका वीडियो कॉल है, किससे तुम बात कर रहे हो। यहाँ पर इतने स्ट्रिक्ट जो पेरेंट्स हैं वो किसी से अपनी बेटी को अफेयर चलाने देंगे ही नहीं किसी भी टाइम पर। तो पहली चीज यहाँ पर ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि लव जिहाद का एंगल नहीं है, और लव जिहाद का एंगल इसीलिए इसको दिखाया जा रहा है जिससे कि गुरुग्राम में रिसेंटली जो कुछ भी हुआ, बाढ़ें देखने को मिली, सिस्टम का जो कोलैप्स वहां पर देखने को मिला, ड्रेनेज सिस्टम का कोलैप्स देखने को वहां पर जो मिला, उसके ऊपर कोई भी सवाल ज्यादा ना उठाए और किसी भी तरीके से लोगों का ध्यान जो है इस लव जिहाद पे चला जाए, लोग भूल जाए यार यहाँ पर गुरुग्राम फ्लड्स को। अब दूसरी चीज मैं बात करना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। बहुत सारे लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया सोसाइटल प्रेशर था उसको, उसके बाप को, और उसके बाप को लोग ताने मारते थे कि तू अपनी बेटी की कमाई पे पल रहा है, तेरी बेटी यहाँ पर लिपस्टिक लगाने लग गई है, मेकअप करने लग गई, छोटे कपड़े पहनने लग गई है। इस प्रेशर से उस बंदे ने आकर यहाँ पर ये स्टेप ले लिया। मेरे हिसाब से ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इससे भी बड़ा रीजन, और आप इससे पूरी तरीके से रिलेट करोगे, आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, ये है पेरेंट्स कंट्रोल का रीजन। एक होता है देखो पेरेंटिंग, और एक होता है कंट्रोलिंग। हमारे समाज के अंदर इन दोनों चीजों के अंदर कोई भी डिफरेंस रह ही नहीं गया इस टाइम पर। मैंने खुद अपने आसपास ऐसी फीमेल फ्रेंड्स देखी हुई जिनके पेरेंट्स जो होते हैं वो पेरेंटिंग कम करते हैं और कंट्रोलिंग ज्यादा करते हैं। खास तौर से उनके फादर की यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ। फादर पेरेंटिंग में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, कहीं पर भी बच्चे के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना चाहते, बच्चे की प्रॉब्लम्स को कहीं पर नहीं समझना चाहते। बच्चा क्या सोच रहा है, क्या सोचना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या उसकी लाइफ में चल रहा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको कंट्रोलिंग फुल ऑन करनी होती है। उन लोगों के हिसाब से पेरेंटिंग का मतलब जो है वो सिर्फ कंट्रोलिंग बन जाता है, और ऐसे ही कंट्रोल फ्रीक पेरेंट्स जो होते हैं अल्टीमेटली ऐसी हरकतें करते हैं, जा जाकर अपने बच्चों के ऊपर शक करना, अपने बच्चों को कहीं से कहीं अकेले जाने मत देना, कहीं पर अगर वो जा रहे हैं तो बार बार उनको कॉल करके चेक करना कि वो कहां पर है। इससे आप अपने बच्चे की चिंता वगैरह नहीं करते हो, इससे आप अपने बच्चे की पेरेंटिंग नहीं कर रहे हो, आप इससे अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हो। अब सिंपल सा केस यहाँ पर भी अप्लाई होता है। राधिका की अकेडमी उनके घर से 50 मीटर ही दूर क्यों थी, थोड़ी और दूर क्यों नहीं हो सकती थी? अपने घर के इतनी पास अकेडमी बनाने का क्या मतलब है, जिससे कि भैया बेटी जो है पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे। ज्यादातर ऐसी चीजें बेटियों के साथ ही होती है, बेटों के साथ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फिर भी बेटों के साथ भी कई बार हो जाती है। अब ये जो कुछ पेरेंट्स के अंदर कंट्रोल फ्रीकनेस होती है, जिसको वो पेरेंटिंग समझते हैं और ये समझते हैं कि हम तो अपने बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, इस कंट्रोल फ्रीक पने से उनके ज्यादातर अपने बच्चों के साथ रिलेशंस भी खराब हो जाते हैं। ऐसे कंट्रोल फ्रीक फादर्स या मदर्स को अगर आप उठा के देखोगे तो या तो अपने बच्चे को मारने पीटने का काम करते हैं क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेशन इतनी बिल्डअप हो जाती है, या फिर उनके रिश्ते एंड ऑफ द डे इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ कि बच्चे अल्टीमेटली कहीं और मूव आउट कर जाते हैं और अपने पेरेंट्स से बाद में बात तक करने का काम नहीं करते। ये होती है कंट्रोल फ्रीक पेरेंट के आगे का फ्यूचर। राधिका यादव का जो केस है इसमें सोसाइटल प्रेशर तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था, लेकिन अगर किसी का फादर, किसी की मदर अपने बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाए तो वो समाज की बातें नहीं सुनेगी, समाज के ताने नहीं सुनेगी। वो ये देखेगी कि यार मेरी बेटी कितना अच्छा काम कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें तो हर जगह करी जाती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी अंकल फॉरवर्ड करते रहते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि में, इनकी गुद्दी में ये सब बातें पता नहीं कब घुसेंगी। राधिका की बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि लास्ट के 10 दिन उसको बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर किया गया था, वो बहुत ज्यादा परेशान थी लास्ट के 10 दिनों से। एंड ये लास्ट के 10 दिन नहीं, आई थिंक ये थ्रू आउट एक प्रेशर रहा होगा राधिका के ऊपर, एंड वो प्रेशर अल्टीमेटली आता वहीं से है, पेरेंट्स की कंट्रोलिंग नेचर से। कंट्रोल फ्रीक पेरेंट्स जो ये समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, हमसे अच्छी कोई पेरेंटिंग कर ही नहीं सकता, हम बड़ा ध्यान रखते हैं अपने बच्चे का। लेकिन जहां पर इस मैटर के बारे में बात होनी चाहिए थी पेरेंटिंग वर्सेस कंट्रोलिंग के पूरे मैटर के ऊपर, इसके ऊपर डिबेट जहां पर होनी चाहिए थी, जिससे कि सोसाइटी में ऐसा कोई केस फिर से देखने को ना मिले। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर? लव जिहाद हो चुका है भैया। यहाँ किसी भी तरीके से धर्म का एंगल घुसेड़ करके लेकर आ जाओ जिससे असली न्यूज पे से ध्यान भटका ले हम लोग। देखो यही प्रॉब्लम है लव जिहाद टाइप के इश्यूज का, ये जो धर्म से रिलेटेड मैटर होते हैं
कि मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने वो कर दिया, मुसलमान ही सब कुछ खाए चले जा रहे हैं। इस तरीके के डाइवर्जन्स की यही प्रॉब्लम होती है। ये डाइवर्ट तो कर देते हैं थोड़े दिनों के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जो रूट कॉज प्रॉब्लम होती है हमारे देश के, हमारे समाज के अंदर, उसके बारे में कभी भी चर्चा नहीं होती। और अल्टीमेटली क्या होता है, आगे आने वाले 2-4 साल में या कुछ महीनों के अंदर ही ऐसा केस फिर से एक बार देखने को मिल जाता है। अब राधिका यादव का केस जो है, पहली बार ऐसी चीज यहां पर नहीं हुई है। आरुषि का केस आपको अच्छे तरीके से याद होगा, आज तक भी वो केस अनफोल्ड ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। एंड इस केस में भी ये देखा जाएगा अल्टीमेटली कि ये केस कभी भी ठीक तरीके से अनफोल्ड नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें 10 तरीके की उल्टी सीधी बातें करी जा रही हैं, लेकिन रियल इशू पे कोई भी यहां पर बात नहीं कर रहा। अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से क्या इसके पीछे कॉज हो सकता है। क्या आप अग्री करते हो पेरेंटिंग वर्सेस कंट्रोलिंग से यहां पर? एंड अगर आप अग्री करते हो, अगर आपको लगता है कि कंट्रोल फ्रीक पेरेंट्स होते हैं जो कि उसी को पेरेंटिंग समझते हैं, तो क्या आपने कोई इसका एग्जाम्पल आसपास अपने देखा है या फिर अपनी लाइफ में देखा है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।